नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और बैटल ऑफ बिहार में आपका स्वागत है, जहां चुनाव का शंखनाद हो गया है, चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन चुनावी तारीखों का ऐलान तो एक ऐलान है कि अब ऐलाने जंग है, लेकिन इस जंग में क्या क्या होने वाला है, किसने अपनी क्या क्या बिसात बिछा रखी है, किसके किले मजबूत हैं और किसके किलों में सेंध लग चुकी है, कौन क्या रणनीति बना रहा है, कौन किसके साथ जाएगा और किसने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं और पिटारे में क्या क्या बाकी है। तो आज के बाद चुनावी सरगर्मियां बिहार को थोड़ा और सुर्ख बनाएंगी और पूरे देश का ध्यान उधर खींचेंगी। तो बहुत कुछ होगा चुनाव तक, कुछ चुनाव के नतीजों तक। 14 नवंबर को नतीजे आने, 2 फेज के चुनाव हैं, लेकिन इस बीच काफी कुछ होगा। और आज से हम भी चुनावी शंखनाद कर रहे हैं, यानी तारीखों से मेन चुनाव तक की चर्चा का। तो चलिए सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कि आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान करते हुए और क्या क्या कहा, बिहार में क्या समीकरण इस वक्त मौजूद है और आने वाले दिनों में हमें क्या कुछ दिखाई देगा, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार की चुनावी जंग का ऐलान हो गया है। बिहार में महापर्व छठ पर इस बार चुनावी रंग छाया रहेगा, क्योंकि छठ के तुरंत बाद ही चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव में SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को मदर ऑफ ऑल इलेक्शन बताया और कहा कि बिहार चुनाव से 17 ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में देश के दूसरे राज्यों में भी लागू होंगे। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव और नतीजों की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के चुनाव दूरगामी नतीजे वाले होंगे। बिहार पहला राज्य है जहां SIR के बाद चुनाव होने जा रहे हैं और इसीलिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। नॉमिनेशन समाप्त होने पर जो भी मतदाता सूची फाइनल होगी उस पर चुनाव होंगे और उसके उपरांत कोई भी नाम जोड़ा नहीं जा सकता। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो चला दी है। NDA गठबंधन को उम्मीद है कि नरेंद्र नीतीश की जोड़ी चुनावी नैया को पार लगा देगी। इसके साथ ही विपक्ष ने जो नैरेटिव SIR और वोट चोरी का दिया था, उस पर भी सत्ताधारी दल काफी आक्रामक तरीके से विपक्ष यानी महागठबंधन को घेर रहा है। लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के पर्व के लिए तो हम लोग स्वागत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बिहार की जनता के बीच में काम के आधार पर, बिहार के विकास पर जनता के बीच में NDA चुनाव में जाएगा। हम 200+ सीट जीतेंगे, चूँकि उनके पास वोट चोरी का इल्जाम लगाने के अलावा कोई नारा नहीं है। हम चुनाव आयोग ने वोट चोरी नहीं किया है, हमने उनके जनाधार को ही चुरा लिया है, इसलिए वो परेशान है। वहीं चुनाव तारीखों के ऐलान पर कांग्रेस ने एक बार फिर से चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। महिलाओं के खाते में पैसे देने और मेट्रो के उद्घाटन को लेकर चुनाव आयोग को कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा किया है। हालांकि महागठबंधन के दूसरे साथी
आरजेडी ने कहा है कि वो पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है और बिहार में बदलाव आने का दावा किया। मुद्दे बिहार में बहुत हैं। मुद्दे बिहार में एक, जिस तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरह के खुलासे उप मुख्यमंत्री के विषय में आते हैं, मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ कंट्रोल है नहीं, उनका कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है, वो सामने दिख रहा है। और नौजवान वहां का बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत पीड़ित है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महिला सुरक्षा तार तार हो चुकी है। अनेक मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे। 14 नवंबर का जो तारीख होगा, यानी बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। बिहार के लोग जो हैं इस बार महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। जो 20 साल से इन लोगों ने अपराध, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, तानाशाही, घोटालेबाजी, जिस हिसाब से इन लोगों ने बिहार की सरकार ने जो दिया है, बिहार के लोग जो है त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। अब बिहार को मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाने वाला नहीं चाहिए, जो शेर की तरह दहराए, उस वैसा जो है सीएम जो है बिहार के लोगों को चाहिए। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप से परे इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि मैदान में एक नया खिलाड़ी भी दांव चल रहा है। जब चुनाव जीते या न जीते, भाजपा जीते या न जीते, मोदी, प्रशांत किशोर, नीतीश, लालू जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए, बिहार के बच्चे जीतने चाहिए। इसलिए कोई गलत आदमी को वोट मत दो। अगर वोट दोगे तो याद रखना अगले 5 साल इसी भ्रष्ट व्यवस्था के साथ जीना पड़ेगा। बच्चों को बेरोजगार होना पड़ेगा, युवाओं को बाहर मजदूरी करनी पड़ेगी। मेरे भाई, जो बोओगे वो काटोगे। प्रशांत किशोर ने चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले नीतीश के मंत्रियों की पोल खोलकर हवा बनाई है। मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन, एनडीए हो या फिर विपक्षी महागठबंधन, दोनों में ही सीटों की शेयरिंग को लेकर सहमति अभी तक तो नहीं बन पाई है। खींचतान बहुत ज्यादा है। ऐसे में बिहार में क्या इस बार चुनावी मुद्दा अपराध और भ्रष्टाचार और सुशासन होगा, ये देखने वाली बात है। तो क्या होगा बिहार में चुनावी मुद्दा? चुनाव से पहले भी बहुत कुछ हो चुका है और बिहार के इर्द गिर्द ही है, और जहां पर एसआईआर को लेकर बहुत बातें हुई और उसके बाद की चीज़ें भी हमें पता हैं, और साथ में जो पुराना समीकरण है और सबसे हाल के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव, वहां से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आज की स्थिति का, ये सारी बातें आज हम करेंगे क्योंकि शंखनाद हो चुका है, चुनावी ऐलान हो चुका है, डेट्स आ गई हैं और अब एक फाइनल स्ट्रोक की तैयारी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय, जेडीयू के प्रवक्ता नवल शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए विजय जी, आपसे ही शुरुआत कर देते हैं क्योंकि अभी तो सत्ता में आपका ही गठबंधन है, तो क्या तैयारी है और क्या सब हो गया कामकाज, सीटों का बंटवारा, कैसे कैसे चुनाव लड़ना है, वो सारा गणित लग गया है? देखिए विपिन जी, ये महापर्व स्टार्ट हो गया है लोकतंत्र का, और इसमें चुनाव आयोग ने निष्पक्ष, पारदर्शी, समावेशी चुनाव की गारंटी दी है। पर ऐसा मानना है मेरा कि ऐसा होगा भी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उपाय बताए चुनाव आयोग ने, और आपने देखा होगा 2020 में 3 चरणों में चुनाव हुए थे, 2015 में 5 चरणों में हुए थे। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कसी है और जिस तेजी से काम किया, जिस तैयारी के साथ काम किया, और जिस तरह से स्टेट में भी कानून व्यवस्था सुधरी है, तो उसका नमूना आपके सामने है चुनाव आयोग का। जिस तरह से उन्होंने घोषणा की है 2 चरणों में चुनाव कराने की बात की है। रही जहां तक जनता की बात, जनता ने मन बना रखा है, क्योंकि जनता को पता है कि उनके हितैषी कौन है, उनके लिए दुख दर्द में कौन खड़े होते हैं, उनकी आवाज कौन है, उनके लिए कौन रात दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। ये तो खड़गे साहब के आपने बयान देखा होगा, जब बजट मिला था बिहार को, लोकसभा में पास हुआ था, तो खड़गे साहब ने क्या बोला था कि ये तो सारा बजट बिहार को दे दिया गया है। तो ऐसी पार्टी और ऐसे गठबंधन को कौन वोट देगा? बिहार के लोग बहुत सजग हैं, बड़े समझदार हैं, ये बुद्ध की जमीन है, यहां किसी तरह के बहकावे में आने वाले नहीं है। तो आपने देखा होगा किस तरह से वहां अभी आज ही मेट्रो की जो शुरुआत हुई है,
किस तरह से सपने साकार हो रहे हैं लोगों के, किस तरह से वहां बिजली, गांवों में नल से जल, सड़क, शिक्षा और रोजगार दिए जा रहे हैं। तो वो एक वानगी है। तो ये हमारा एक लिटमस टेस्ट है। और आपको विपिन जी एक मैं तथ्य के आधार पर बता देता हूं कि पिछली बार हरियाणा में हमारी 40 सीटें आई थी, तो अब की बार हमारी कितनी आई? 48 के आसपास। मध्य प्रदेश में हमारे पिछले इलेक्शन में ऐसी कुछ कम रह गई थी, 4-5 सीटें कम रह गई थी बहुमत से, तो दोबारा हमारी कितनी आई? 150 से पार। इसी तरह गुजरात में देख लीजिए, हमारी 99 सीट के आसपास आई थी, फिर हमारी कितनी आई? 150 के पार। तो बिहार में जो पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी, हम बहुमत में थे लेकिन हमारे अनुरूप नहीं था, तो हमने 5 साल इतना काम किया, जनता जनार्दन के लिए इतनी सेवा की है। तो मेरा ऐसा मानना है, जमीन पे जो रिपोर्ट आ रही है, कि हम 150 से लेकर 175 सीटें तक हम बिहार में जीतने जा रहे हैं। और इनका तो जंगल राज कौन भूल सकता है, चाहे जंगल राज हो, फिरौती हो, अपहरण हो, वो तो खुद ही कहते थे। इनके नेता कहते हैं कि हम बूथ कैप्चरिंग किया करते थे। तो इनका जमीन पे कहीं नहीं है। इनका तो अभी झगड़ा इस बात का, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा? ये तो घोर परिवारवादी आदमी है। जितने भी परिवारवाद को बचाने के लिए लगे हुए हैं, अब लालू यादव जी को देख लीजिए, वो सजा हफ्ता आदमी है। स्वास्थ्य के नाम पे उन्होंने बेल ले रखी है, कई केसों में वो चार्जशीटेड है। तो जनता ये सब देख रही है। मेरी माता बहनें रात को निकलने में डरती थी, अब 24 घंटे जाती हैं। किस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर मिलते हैं, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। अभी आपने देखा होगा तो विजय जी, ठीक है, ये बातें करेंगे, लेकिन आपने मेरी एक लाइन में मेरी भी उसका जवाब दे दीजिए कि क्या आपका गणित लग गया है, कैसे कैसे सीटों का बंटवारा होना है? अब तो चुनाव की तारीख आ गई। बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, हमारे यहाँ कोई किसी तरह का झगड़ा नहीं है। वो झगड़ा इनके यहाँ है, इंडी गठबंधन के यहाँ है। हम सब 243 सीटों पे सारा गठबंधन इकट्ठा होकर लड़ेगा, ये आप आश्वस्त रहिए। ये झगड़ा तो सीट शेयरिंग कब तक पता चलेगी विजय जी? आपको जल्दी पता चल जाएगी। अब तो शंखनाद हो चुका है इलेक्शन का, हमारी मीटिंग शुरू हो गई है, तो जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। बड़े अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे। जिस तरह से हमने पहले भी टेस्ट पास किए, इस बार भी हम जनता के अनुरूप आएंगे। ठीक है, अभी आपने बहुत सारी बातें की जंगल राज और सबके लिए, तो आरजेडी तो आज यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, तो सवाल उनको जाता, लेकिन उनके सहयोगी जरूर है महागठबंधन के। कांग्रेस हैं, अजय जी हैं साथ में। अजय जी, बीजेपी विजय जी के हिसाब से तो बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और उनके हिसाब से तो 150 सीटें वो निकाल ही देंगे। आपकी क्या तैयारी है? बीजेपी जो है 150 सीट इतना कॉन्फिडेंट है, तो आप मान के चलिए कि चुनाव आयोग की भी भूमिका वाकई निष्पक्ष होगी और निष्पक्षता जो है बीजेपी के साथ होगी। जहां तक बात तैयारियों की है, महागठबंधन के साथी लगातार जनसंपर्क में है। सड़क से संसद तक लगातार बिहार के मुद्दों को उठाने का काम हमने किया है। पलायन के मुद्दा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बिहार में रहा, उस पर हमने पलायन रोको और रोजगार दो का जो है यात्रा लगातार शुरू की, उसमें जनता का अपार जन समर्थन मिला। अपराध की बात अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने की है। एनसीआरबी का डेटा उनको पढ़ के आना चाहिए था, रिसेंट वाला भी और पहले वाला भी। विगत वर्षों में 25,000 से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं, 65,000 से ज़्यादा जो है अपराध हत्या की घटनाएं वहाँ हुई हैं। और पटना के राजधानी के सड़कों पर सरेआम जिस तरह से डकैती और जिस तरह से हत्याएं हुई विगत कुछ समय में सबने देखा क्या हालात रही है बिहार की। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये भारत सरकार का डेटा है। 17 बड़े राज्यों का मिलान किया जाए तो बिहार कहाँ खड़ा है? 17 बड़े राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगारी, इन मामलों में बिहार जो है नीचे से टॉप करता है, यानी 17वें स्थान पर है। तो आप समझिए कि हालात क्या है। अभी उन्होंने बिजली की बात की है। जो सरकारी एक स्कूल है, स्कूल की मैं हालात बता दूं, 20,503 स्कूलों में आज तक बिजली सरकार नहीं पहुंचा पाई। जो यहां झूठे वादे करते हैं कि हम बिजली घर घर पहुंचा दिए, स्कूल में नहीं है। शौचालय पर भी प्रधानमंत्री जी लगातार लंबे लंबे दावे करते हैं। 5541 स्कूल है लड़कियों का जिसमें अभी तक कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाई। 20 साल से सरकार विकास की बात करती है। अब बात आती है बिहार में विकास की गति और स्पीड क्या है। प्रति व्यक्ति आय की भी बात कर ले, जरूर यह वादा किया जाता है कि 66,828 सालाना हमारा है प्रति व्यक्ति आय, पर पूरे देश में सबसे कम बिहार की है। बिहार में गरीबी 34%, तीसरा सबसे गरीब राज्य देश में है बिहार। और जिस तरह से बिहार में साक्षरता की हालत है, कहने की जरूरत नहीं है।
कि कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और कितना ड्रॉप आउट रेशियो है। ये सरकार के डेटा है, नीति आयोग का डेटा है। विजय जी को जरूर पढ़ना चाहिए, प्रबुद्ध पत्रकार विद्वान जो है वो भाजपा के प्रवक्ता हैं। 2-3 बातें कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। पहली बात, बिहार में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, बिहार के विकास का प्रदर्शन नहीं, पटना में शिक्षकों का प्रदर्शन, बेरोजगारों का प्रदर्शन, नर्सों का प्रदर्शन, अभ्यर्थी जो एग्जाम देते हैं वो अपने रिजल्ट उनको मिल जाए, इसका प्रदर्शन, ये प्रदर्शनकारियों का राज्य और प्रदर्शनकारियों की राजधानी बिहार बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि 4.25 लाख जो है खाली सरकारी पद अभी पड़े हुए हैं। ये सरकार चाहती तो उस पद को भर सकती थी। शिक्षक जो शिक्षा प्राथमिकता में होना चाहिए, शिक्षा सरकार के प्राथमिकता में होती तो 2,17,000 सीट अभी खाली पद नहीं पड़े होते, जिसके लिए आए दिन लाठी डंडे का सत्कार सरकार शिक्षकों पर और वहां जो अभ्यर्थी हैं उस पर करता है। 61,000 से ज्यादा सीट जो है स्वास्थ्य मंत्रालय में खाली है और तकरीबन 41,000 से ज्यादा सीट जो है गृह मंत्रालय जो पुलिस की भर्ती, दरोगा की भर्ती है उसमें खाली है। यदि इस भर्तियों को कर दिया जाता तो अपराध भी कम होता, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक होता। लेकिन दुर्भाग्य से क्या कहें, हमारे मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम तो ईश्वर से कामना करते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक हो और विजय जी को और बाकी साथियों को उनका स्वास्थ्य ठीक कराने का प्रयास करना चाहिए, बशर्ते कि सियासत करके सिर्फ अति तो अजय जी ये सब जो आप मुद्दे उठा रहे हैं ये तब काम के हैं जब अलग बात है। जी जब आप इन्हें जमीन पर लेकर जाएंगे और उसके लिए आप अपने सहयोगियों के साथ काम करेंगे तो आप लोगों का भी हिसाब किताब हो गया है क्या? कौन कहां कितना लड़ेगा? तकरीबन फाइनल स्टेज पर है विपिन जी, और मुझे लगता है शीघ्र ही सीनियर लीडर्स लगातार पिछले 2-3 महीने से एक्टिवली आपस में बैठ रहे हैं और मुझे लगता है सीट शेयरिंग की बात भी जो है 2-1 दिन में आपको आपके हवाले से जनता को भी मालूम हो जाएगा। सभी हमारे सहयोगी दल आपस में समन्वय और तालमेल के साथ एक दूसरे का जहां विनिबल सीट है, जहां हमारे उम्मीदवार जीत सकते हैं, उसमें आपसी पारस्परिक सहयोग के साथ इसको फाइनल करने जा रहे हैं। नवल साहब, बहुत सारी चीजें अजय जी ने बोली, हालांकि मुद्दे कोई बहुत 2020 से अलग नहीं है। तब भी जनता ने देखा, जनता क्या देख के वोट करती है, क्या नहीं करती, क्या उसके सामने रखा जाता है, तो बहुत अलग बातें डिबेट में आगे चलेंगे तो वैसे वैसे खुलेगी। लेकिन अगर मैं आपके और बीजेपी के साथ की बात करूं तो जो सुशासन बाबू वाली नीतीश जी की छवि थी वो हाल फिलहाल में काफी पीछे गई है और उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल, बहुत सारी दूसरी चीजों को लेकर सवाल, रिमोट कंट्रोल की बात, क्या इस बार उस कॉन्फिडेंस से आप उतर पाएंगे जैसे पिछले चुनाव में उतरे थे? जी देखिए, पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर है और 1990 के बाद कांग्रेस सत्ता से दूर है। तो ये दोनों ही पार्टियां सत्ता के लिए पूरी तरह व्याकुल हैं। तो होता है क्या कि जब आप सत्ता से लंबे समय तक दूर रह जाते हैं तो आपकी भाषा में लोमड़ी के खट्टे अंगूरों की प्रतिध्वनि गूंजने लगती है और व्यवस्था के प्रति आपका दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। विपक्ष में जब आप होते हैं तो सरकार की कमियों को तोता रटंत शैली में गिनाना बड़ा आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। और कांग्रेस पिछले कितने वर्षों से 1990 से ही यही करते आई है, फिर भी अभी तक ये बिहार की जनता के चित्त पर नहीं चढ़ रहे हैं। ये इनके लिए आत्ममंथन का विषय होना चाहिए। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि 2005 से लेकर अभी तक बिहार की जनता मान्यवर नीतीश कुमार जी को बराबर आशीर्वाद देते आई है और इस बार भी प्रचंड आशीर्वाद देने जा रही है। कारण बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी न तो अपराध से समझौता करते हैं, न सांप्रदायिकता से समझौता करते हैं, न भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं। हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार जी एकमात्र ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, जिसके सबसे बेहतर उदाहरण कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे सामने बैठे हुए और राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी से कोई नहीं आया आपके सामने। तो परिवारवादी पार्टियां जब नीतीश कुमार जैसे लोगों पर आरोप लगाते हैं तो सिवाय हंसने के और कुछ नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात मैं बताऊं कि एक तो कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व की इंटीग्रिटी, विपक्ष चूंकि खुद भ्रष्ट है, अब कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार पर प्रवचन देती है तो कहा जाएगा कि यह घोर कलयुग है। वही कांग्रेस पार्टी जो भ्रष्टाचार को लेकर सत्ता से बाहर हुई
और आज तक दिनों दिन ये तेजी से सिकुड़ते जा रही है करप्शन के इश्यू को लेकर ही। लोगों ने देखा कि 1,86,000 करोड़ रुपए का कोयला खाया कांग्रेस के लोगों ने, 2G घोटाला, टेलीकॉम घोटाला, और फिर शुरुआत से ही टीटी कृष्णामाचारी के समय से ही जीप घोटाला और राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला, लंबी फहरिस्त है। तो घोटालेबाजों की लंबी फौज कांग्रेस पार्टी में भरी पड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता अगर घोटाला पर प्रवचन देते हैं तो बात कुछ हजम नहीं होती है। खैर, मैं इनकी बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। तो बिहार की जनता यह देख रही है कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बिहार 2005 में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की कृपा से पूरे देश में गाली का पर्याय बन गया था। ऐ बिहारी, सुनते सुनते बिहार के लोग तंग आ चुके थे। नीतीश कुमार ने अपनी मेहनत से बिहार की एक नई छवि एक कुशल शिल्पकार की तरह, कुशल स्थापत्यकार की तरह नीतीश कुमार जी ने गढ़ी है। और बिहार के लोग यह भी देख रहे हैं कि जो बिहार विकास के सारे मानकों पर पिछड़ा हुआ था, जो लालू यादव जी बोलते थे कि अरे वोट मिलता है विकास से, वोट मिलता है जातीय समीकरण से, और ये लोग चले हैं विकास पर प्रवचन देने। दूर दूर तक आपके डिक्शनरी में विकास की कोई परिभाषा थी? फिर बिहार की जनता इस बात को देखकर भी पूरी तरह आश्वस्त है कि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार में विकास की रफ्तार बनी रहेगी। बिहार में कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्ट आचरण करके नीतीश कुमार जी का संरक्षण नहीं पा सकता है। और अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु मैं यह बता दूं कि देखिए, राजनीति में बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि आपकी नीयत महत्वपूर्ण होती है। तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी की नीयत को देखा है। बिहार की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीयत को और उनकी नीति को देखा और परखा है। जो बिहार कभी गड्ढों से भरा था, आज उस बिहार में बाहर के लोग जब आते हैं तो एयरपोर्ट पर उतरते के साथ ही हैरत में पड़ जाते हैं कि अद्भुत, विश्वास नहीं होता है कि यह वही बिहार है। तो अगर विपक्ष को बिहार में विकास नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने चश्मे का पावर बदलना चाहिए। ठीक है, बिहार के विकास को कोसने के बजाय अपने आंख का इलाज कराना चाहिए। जी। ठीक है सर। अब ये तो हमें 14 को ही पता चलेगा कि सारे विकास के समीकरणों को किसने कैसे देखा, लेकिन ठीक है, आप लोग अपनी अपनी बात यहाँ रखेंगे। सज्जन जी, जो इलेक्शन कमीशन की पीसी में बात आई कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शन, तो वो तो उन्होंने खैर अपने संदर्भ में बात कही, लेकिन इस चुनाव को देखें तो क्या ये सच में मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है? मतलब जिसमें अभी आप नहीं तय कर सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा, या चीजें साफ साफ दिखाई दे रही है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नतीजा क्या आएगा? देखिए, बिहार को मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस कहने के पीछे एक भावना ये है कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, पर्व त्योहार हैं, और उसके साथ जो यहाँ की हिस्ट्री रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में इसको मैनेज करना उनकी एक चुनौती है। दूसरी तौर पे अगर इसको एक आप व्यापक तरीके से देखें तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इमरजेंसी के अगेंस्ट में मूवमेंट से लेके चाहे 90 का दौर हो जिसमें मंडल हो और उसके बाद की करवट हो, तो बिहार में ने एक देश की राजनीति को दिशा दिया है। हालांकि यहाँ पे बिहार का महत्व ये नहीं है कि इस इलेक्शंस में इसका परिणाम क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप 2020 से 2025 के बीच के अंतराल को देखें तो कई बातें 2-3 तरीके की नैरेटिव्स हैं, और हम लोग भी जब विश्लेषण करते हैं और बाद में जब ग्राउंड की स्थिति देख, पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार जो शुरुआती दौर में उनकी लोकप्रियता थी उससे उसके तुलना में गिरावट आई है। दूसरी बात कि इसके कारण एक लंबे अंतराल में रहने के लिए एंटी इनकम्बेंसी आ गई है। अब इन सब चीजों को जब आप यहाँ के ग्राउंड पे जाके देखें तो ये दिखता है कि भले ही नीतीश कुमार वो नहीं है जो उनका एक दबदबा हुआ करता था, लेकिन अभी भी उनके विकल्प में जो एक विश्वसनीय नेतृत्व होना चाहिए वो बिहार में अभी भी नहीं है। दूसरा क्या है कि 2020 के चुनाव में एक नैरेटिव तेजस्वी के लिए दिख रही थी, उनमें एक ऊर्जा उत्साह दिख रहा था, रोजगार के मुद्दे पे वो सरकार को घेर रहे थे। 2025 में आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि नैरेटिव तेजस्वी तय ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कांग्रेस जिसका कोई जनाधार नहीं है बिहार में, मजबूत जनाधार की मैं बात कर रहा हूं, वो नैरेटिव तय कर रही है ऐसे मामले पे जिसका बहुत ज्यादा ग्राउंड पे रेजोनेंस नहीं है, वो एसआईआर का मुद्दा है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि जब एसआईआर का दौर चल रहा है और 1-1.5 महीने तेजस्वी कांग्रेस के पीछे अपना लगाते हैं, उस दौर में नीतीश कुमार अपने 2020 के खोए हुए जनाधार को
कंसोलिडेट करते हैं नए नए स्कीम्स को लाके, चाहे महिलाओं का हो, चाहे पिछड़े और अति पिछड़ों का हो। और चौथी बात यह है कि आप देखेंगे कि कुछ नया नहीं है बिहार में, लेकिन नया यह है कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपने पुराने जनाधार, महिला हो, गैर यादव पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, या जो भी थोड़ा बहुत लो एस्पिरेशनल बिहारीज हो, उनको वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू रिच आउट कर रही है। लेकिन तेजस्वी के लिए 2020 में जो एक नैरेटिव थी, इस बार 2025 में तेजस्वी के साथ कोई नैरेटिव जुड़ा हुआ नहीं आ रहा है। तो उस तरीके से देखिए, मुझे लग रहा है कि कोई डायरेक्शनल शिफ्ट नहीं होने वाली, जो है वही बना रहेगा। हाँ, उम्मीद है कि डिग्री में जरूर कुछ अंतर आ जाएगी। प्रशांत किशोर का मामला है, नए लड्डू है बाजार में, बहुत उत्साह है, लेकिन वोट वाया कैंडिडेट मिलेगा, सीधा चेहरे को नहीं मिलेगा जो नेतृत्व का है। तो उस नाते बिहार में मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है, बस सीटों का कुछ खेल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो व्यवस्था बनी हुई है वही व्यवस्था जो ग्राउंड पे लग रहा है मुझे बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। जी प्रेम जी, सज्जन जी ने एक बहुत अच्छा एक पूरा खाका एक पिक्चर खींची है, क्या आप इससे सहमत हैं? उनका कहना है कि मोटा मोटा वही है, बहुत परिवर्तन उसमें नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा अगर देखें तो आरजेडी 2020 में वाकई में वो अलग दिख रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो सिवाय किसके कि ये चीज़ खराब है, ये चीज़ वैसी है, कोई ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर नहीं पा रहे। आपको भी लगता है कि सज्जन जो कह रहे हैं उसके आसपास की ही चीज़ें बनेंगी, वैसी स्थिति बनेगी, या आप कुछ अलग तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, सज्जन जी की बात से शुरू करते हैं तो ये जरूर है कि बहुत आसपास का मामला दिखता है, ये बात किसी को भी लगता है, लेकिन पिछले बार भी लगभग यही स्थिति थी। 12,500 वोटों का दोनों गठबंधन के बीच फर्क था, और सीटें भी 10-11 सीटें बहुत छोटी मार्जिन वाली थी। तो इस बार फर्क क्या आया है? एनडीए के पक्ष में फर्क ये है कि चिराग पासवान उनके साथ आकर के लड़ रहे हैं, इवन उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ आकर लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव का जहां तक सवाल है। तो ये उनके पक्ष में दो बातें हैं। और महागठबंधन के लिए है कि एक बात नए तरीके से तैयारी के साथ, खास करके राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस, कांग्रेस की सक्रियता और महागठबंधन का लगातार सड़क पर रहना, पिछले चुनाव में टक्कर में आना और उस उत्साह को आगे बढ़ाना, लोकसभा चुनाव में 40 में 39 वाले फिगर को पलटकर 30 और 10 में बदल देना, ये सारी चीजें हैं जो महागठबंधन के पक्ष में जाती हैं। तो इसके बीच में मुद्दों को गढ़ना एक नई बात है। प्रशांत किशोर का आना, जिसके बारे में एक बात आसानी से कह दी जाती है कि ये दोनों के वोट काट रहे हैं, दोनों के वोट काट रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। दोनों के वोट तो कोई भी पार्टी काटेंगे, लेकिन मूल रूप से वो किसका नुकसान कर रहे हैं। और यहीं पर चुनाव जो है बदलता दिखता है कि प्रशांत किशोर जी को अगर 8 से 10% या उससे ज्यादा वोट आते हैं, और पहले ये माना जा रहा था कि प्रशांत किशोर एंटी इनकम्बेंसी वोट काटेंगे तो एनडीए आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अब एंटी इनकम्बेंसी वोट ही नहीं काट रही है प्रशांत किशोर सवर्णों के वोट में भी दखल दे रहे हैं, वहां भी उनकी पहुंच है, दूसरे वर्ग में भी है। तो एनडीए को ज्यादा नुकसान मैंने पिछले दिनों एक सर्वे भी किया था दलित के बीच में, तो दलितों के बीच में जो सर्वे था उसमें भी हमने ये पाया था कि जहां प्रशांत किशोर का इमरजेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वहां पर बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर ये दलित से बाहर भी यही पैटर्न डेवलप होता है तो फिर एनडीए को नुकसान ज्यादा होता है। तब फिर ये कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है कि बिहार का चुनाव फाइनली कैसा और किस तरह से रहने वाला है। जी, ये कह रहे हैं प्रेम जी कि वो अगर होया तो एक पिक्चर ये भी बन सकती है कि वो इतना डेंट कर दें कि तस्वीर ही बदल दें। देखिए, ये इसके आसार हैं कि ये डेंट इतना कर दें, जैसे बहुत सारे लोग अपने अपने इलाके से जब बताते हैं कि नहीं प्रशांत किशोर को 8-10 हजार वोट जरूर आएंगे। हालांकि आज तक अभी तक कोई एक भी ऐसी सीट नहीं है जिसके बारे में कहा जा सके कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसी सीट कि उनको 2000 वोट भी नहीं मिलेगा,
7,000 8,000 वोट सब लोग देख रहे हैं कि उनको मिलता दिख रहा है। तो अगर इस तरह से देखे तो लगभग 30-35 सीट पर तो वो सीधे ठीक है, परिणाम को ही इस पर हम बदलते बात करेंगे कि क्या ये इतनी क्लोज कॉल्स होंगी जो प्रशांत किशोर की मौजूदगी से बनेगी। विजय जी, आपने कुछ शुरुआत में आंकड़े गिनाए थे कि अभी आप पिछले जो विधानसभा चुनाव, चाहे वो एमपी का हो, छत्तीसगढ़ का हो, पहले के मुकाबले आप ज्यादा बेहतर तरीके से जीतते हुए आए और ज्यादा नंबर में आपने सीटें पाई, तो उस आधार पे आपने कहा कि बिहार में भी करेंगे। अब मैं लोकसभा चुनाव की थोड़ी बात करूं क्योंकि नजदीक में ही हुआ, तो वहां आपने 12 सीटें जीती बिहार से, ठीक है, लेकिन अगर 19 की बात करूं तो वहां पर आपको 17 आई थी, उस लिहाज से तो फिर 24 में वो कम हो गई। तो क्या वही चीज विधानसभा में भी रिफ्लेक्ट होगी, यहां का गणित थोड़ा अलग होगा, या वो डिफरेंस क्यों आया उसको मैं विधानसभा में कैसे देखूं, क्या आप थोड़ा बताएंगे? देखिए विपिन जी, वो मैं कह चुका हूं पहले भी कई बार आपके चैनल पे भी मैंने बोला, वो एक काट की हांडी थी। वो एक नैरेटिव चलाया गया था कि संविधान बदल देंगे, वो पूरे देश में चलाया था और उसमें ये कुछ सफल हुए थे, हमारी कुछ सीटें कम हुई थी। अगर उस अपवाद को छोड़ दें तो उसके बाद के इलेक्शन देखिए आप, दिल्ली में देखिए, हरियाणा में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, तो आप कौन सा इलेक्शन देखेंगे? जो उसके बाद में हुए उनको भी देखिए ना। और विधानसभा और लोकसभा के तो मुद्दे भी अलग होते हैं। लोकसभा में तो आपने देखा है प्रधानमंत्री चुनने के लिए और केंद्र में सरकार चुनने के लिए वोट डाले जाते हैं। फिर भी मेरा यह मानना है, आप गुजरात को भी देख लीजिए, गुजरात में भी आपने देखा, छत्तीसगढ़ के वो भी आप देख लीजिए कि हम तैयारी के साथ आते हैं और 2024 की गलतियों से हमने सीखा है। जो हमारी त्रुटियां रह गई थी, फिर हमने विधानसभा में किस तरह से अपना जो जितना भी हमारा तीनों स्टेटों में देखेंगे तो हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो वही मैं बिहार में लेके चल रहा हूं। जैसे प्रेम जी ने बोला कि वोट काटेंगे, मेरे पास तो कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि अकेली एक ही पार्टी का, एक ही या किसी गठबंधन का वो वोट काटेंगे, वो तो सबकी वोट लेंगे। लेकिन मेरा आंकड़ा इतना जरूर है कि वो दूसरे केजरीवाल बनना चाहते हैं। जिस तरह से वो घोषणाएं कर रहे हैं, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का एक बार चल गया तो दोबारा जनता ने उनको किस तरह से बैठा दिया और उनका किस तरह से अब नीचे गिर रहा है, वो लोग उनको समझ चुके हैं। तो प्रशांत किशोर जी भी मुझे लगता है वोट कटवा की स्थिति से ज्यादा अच्छे आने वाले नहीं है। ये मेरे एक पर्सनल मत है, उससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, अजय जी ने कुछ बातें बोली, मैं आंकड़े के आधार पर जवाब देना चाहता हूँ। ये हमारे मित्र है बहुत अच्छे, ठीक है। गरीबी 56% से 33% पे आ गई। 87 लाख किसानों को हम 6,000 रुपए साल का दे रहे हैं। 1,60,00,000 लोगों को हमने नल से जल दिया। 3.5 करोड़ लाख जो लोग हैं उनको 5 लाख तक का इलाज हम फ्री दे रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों को शौचालय दिया। 9 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं हम। 1,17,00,000 लोगों को गैस सिलेंडर दिए हमने। 40 लाख पक्के मकान दिए हमने। 8,000 करोड़ से हमने पुल निर्माण, 7 पुल निर्माण हम करवा रहे हैं। और उसके बाद में देखिए इनका 10 साल का मनमोहन सरकार का देखिए, जिसमें लालू जी मंत्री भी रहे हैं, इन्होंने 2.80 लाख करोड़ रुपए दिए थे बिहार को। हमने कितना दिया है? हमने 9.23 लाख करोड़ रुपए दिए बिहार को। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। क्या जनता ये देख नहीं रही है? क्या जनता को पता नहीं है क्या? जिस तरह से हम लोगों के लिए खड़े हैं, जिस तरह से विकास की योजनाएं ला रहे हैं हम, जिस तरह से अब स्वास्थ्य की बातें देख लीजिए आप, 24 लाख महिलाओं को रोजगार दिया हमने। सड़क 1,44,068 किलोमीटर थी, वो हमने कितनी बढ़ा दी, डबल कर दी हमने उनको। उसके बाद में स्वास्थ्य पर देखिए, इनका 705 करोड़ था मात्र, हमने 20,000 करोड़ कर दिया बजट का। जो प्रति व्यक्ति आए 8,000 भी नहीं थी इनकी में, हमने 66,825 कर दी। तो ये कौन देखेगा? आप मुझे बताइए। बजट आप देख लीजिए, 33,000 करोड़ था, वो हमने 3,17,00,000 उस पर पहुंचा दिया। तो इससे ये कहां से बजट आ रहा है? कौन बना रहा है? भाई लोगों के पास पैसा आ रहा है, हम विकास कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ हम खड़े हैं। तो जनता ने बार बार, अभी आपने देखा होगा, उपचुनाव में भी देखा होगा, किस तरह से हमारे पास मात्र 1 सीट थी और फिर हम 4 सीटें जीत गए। तो ये दिखाता है कि हम जनता के लिए सदैव तैयार है। जनता समझ चुकी है, जनता की करोड़ों आंखें, करोड़ों कान हैं, वो सब समझते हैं। अब राहुल गांधी जी ने पीछे यात्रा निकाली, आपने देखा होगा, आपने भी टीवी में सब लोगों ने कवर किया था। 8 साल के, 6 साल के, 10 साल के बच्चों को झंडे हाथ में थमा दिए, जिनको स्कूल जाना था। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, कहां से होंगे? तेजस्वी जी इनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं 25 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, ये उनका चीफ मिनिस्टरशिप मानने के लिए तैयार नहीं है।
तो कहां से होगी? चलो ये तो अंदरूनी मामला है, उस पर मुझे क्या कहना है, पर मैंने विकास पे इनको दिखा दिया किस तरह से हमने, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने काम ना किया हो। ठीक है, अब थोड़ा उनकी राय ले लेते हैं, क्योंकि आपने आंकड़े रखे, ठीक है, उन्होंने भी कुछ मुद्दे रखे, आपने कुछ उनके जवाब में आंकड़े रखे। अजय साहब, एक जो सवाल अभी सज्जन जी ने उठाया कि जो पिछले चुनाव में तेजस्वी का जिस तरह का एक नैरेटिव था वो इस बार दिख नहीं रहा, फोरफ्रंट पे तो बल्कि राहुल गांधी दिखे, चलिए अच्छी बात है आपके लिए, लेकिन उन्होंने जो मुद्दा उठाया, SIR का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा, अब देखिए क्या उस मुद्दे पर सब खफा हो जाएं बीजेपी से, NDA से और उन पे वोट करें, ये एक समीकरण हो सकता है। जो बिहार के अपने मुद्दे हैं, जो बहुत सारी चीजें आपने बोली या अभी घूम फिर के दूसरों ने भी कही, वो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन जो राहुल गांधी ने सारा बनाया वो ऐसा मुद्दा बनाया कि इलेक्शन कमीशन एक विलन है। क्या उस आधार पर आपको लगता है कि आपको बिहार की जनता वोट देगी? देखिए विपिन जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात कि SIR का मुद्दा सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। और राहुल गांधी ठीक है, मैं उस मुद्दे से इनकार नहीं कर रहा हूं सर, मैं उस मुद्दे से इनकार नहीं कर रहा अजय जी, मेरा ये कहना है कि हाँ, इलेक्शन में आपको वो कैसे काम करेगा, उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा था जो लोकतंत्र के आधार नींव पर कहीं ना कहीं प्रहार करने का था। नेचुरल है कि उसको हमें उठा करके लोगों में जन जागृति लाई। और देखिए, जब राहुल गांधी जी उस यात्रा को लेकर आगे बढ़े तो किस तरह से असंख्य लोग, अनगिनत लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आए। यह दर्शाता है कि उस मुद्दे में दम था। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से 47 लाख लोगों का अभी भी वोट जो है पिछले जनवरी से और अभी तक में माइनस किया, यह भी दर्शाता है कि इसी वोटर लिस्ट पर, जो जनवरी का वोटर लिस्ट था चुनाव आयोग का, यही वोटर लिस्ट जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में यूज किया गया। अब ये देखना है, हम तो यही चाहते थे कि CCTV फुटेज दे दें आप, ताकि स्पष्ट हो जाए कि 47 लाख लोगों में से जिसको आपने हटाया, कितने लोगों ने वोटिंग किया है, तो लिस्ट में होगा, टैली कर लेंगे हम लोग, इसी से स्पष्ट होगा। हम तो अभी भी दावा करते हैं, हमारे 10 सांसद, सिर्फ बिहार की बात कर लें तो 40 सांसद है, सबको रिजाइन करा दें, मेरे सांसद तैयार है रिजाइन करने को, और इसी चुनाव के साथ चुनाव करा ले, स्पष्ट हो जाएगा। इससे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जो दावे किए जा रहे हैं, इसके अलावा पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने पलायन के मुद्दे पर भी बात रखी। स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध जो बढ़ रहा है, वहां शराब माफिया जिस तरह हावी हो गया है, इन मुद्दों पर लगातार हमारे लोग, जनप्रतिनिधि जो हैं, सरकार से भी और जनता के बीच भी जाकर के जागृति फैला रहे हैं। और ये मुख्य मुद्दा है। 2-3 बातें जल्दी से। विजय भाई ने, बहुत विद्वान आदमी है, मेरा बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन ये डेटा जरूर देते हैं, पर शायद ये रिसेंट डेटा नहीं पढ़ पाए। 17 राज्यों में बिहार जो है सार्वजनिक सेवा में, सुरक्षा के मामले में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में 16वें नंबर पर है, सबसे नीचे से टॉप किया है। अब बात आती है, जब अपराध की बात की जाती है, अभी हमारे नवल जी ने भी बहुत सारी बात की है, अपराध और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। भाई साहब, परिवारवाद अशोक चौधरी का, सम्राट चौधरी का, चिराग पासवान का, संजय जायसवाल का, आधा दर्जन से ज्यादा लोग इनके यहाँ हैं जो परिवारवादी लोग हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे नहीं, जब इस पर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये बिहार में कहावत है, एका बोका 3 तरह का बोलते हैं। फिर जब भ्रष्टाचारियों पर, अभी देखिए घोटालों की प्रतियोगिता वहां मंत्रियों में चल रही है, एक बात नहीं कहते हैं कि हम तो एक बात थोड़ा भी जीरो टॉलरेंस रखते हैं भ्रष्टाचार पे। तो फिर मंत्री जी का कहानी आया है, आपके मंत्री पर जब बात आएगी नवल जी, तो आप कहते हैं फिर एका बोका 3 तरह का। ये मत करिए ना भाई, जो सच है उस पर आइए, जनता इस बात को देख रही है। तीसरी बात, जो राज्य के विकास की बात कर रहे हैं कि हमने इतना कर दिया उतना कर दिया, जो डेटा दिखा रहे थे, ये भी जरा बता दीजिए। 8 गुना कर्ज बिहार पर आप लोगों ने 2005 से 2025-20 साल में किया है। कितना गुना? 8 गुना। 42,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज था, आज 3,62 करोड़ का कर्ज उस राज्य पर हो गया। ये आपकी देन है, यही आपका विकास का गति है। करा रहा है राजस्व, घाटा इतना ज्यादा है। आप बजट की बात करते हैं, बजटीय प्रावधान और राजस्वीय घाटा में भी बिहार जो है 16वें नंबर पर है। ये आपके नीति आयोग ने कहा है, ये हम नहीं कर रहे हैं। 17 राज्यों में, मतलब बिहार का हाल किस तरह आपने खास्ता कर दिया है, खोखला कर दिया है, ये ऊपर से दिखाने वाली बात अलग है, और अंदर से जो है, ये कहावत और है कि हमनी का घमंड बा, लेकिन
राज्य में जो राज झंड बा, तो राज को झंड बनाकर और बेवजह घमंड मत कीजिए। जनता अब इस सच्चाई को समझने लगी है, जनता में जागरूकता आई है। और हमें जो कह रहे थे आपकी हमें सत्ता की लिप्सा है, नहीं है। हमने दवाई, पढ़ाई सब में और सिंचाई में 1990 का भी आंकड़ा देखिएगा। चीनी मिल से चाय पीने की बात करते थे प्रधानमंत्री जी 2-2 बार। एक चीनी मिल कहीं न खड़ा हो पाया नया, न पुराना था वो खुल पाया। अभी भी सब बंद पड़े हैं। एक औद्योगिक इकाई की बात कर दीजिए जो इन्होंने किया है। अंतिम बात, एक लाभ जरूर है। 1 रुपए का सिक्का आप लोगों को नहीं हो तो मैं दे देता हूं। 1 रुपए के में 1000 करोड़ रुपए, 1000 एकड़ जमीन कैसे दी जाती है इनाम में, ये मोदी जी और नीतीश जी से सीखने का है। इनके मित्र अडानी को पीरपैंती भागलपुर में 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन दे दी जा रही है और ये कहते हैं कि घोटाला नहीं हो रहा है। ये इंस्टीट्यूशनलाइज घोटाला है, ये सरकार का तंत्र घोटाला कर रहा है। जी। और खुलेआम लूट मची हुई है। ठीक है। इनके नौकरशाही के घर पे करोड़ों रुपए के नोट पकड़े जा रहे हैं। मंत्रियों का करोड़ों रुपए का नवल जी जवाब देंगे इसका, नवल जी इसका जवाब देंगे। ठीक है, अब तो चुनाव की तारीख भी है, नवल जी इसका जवाब देंगे। मुझे एक छोटा ब्रेक लेना होगा, मैं आ रहा हूं नवल जी। एक छोटा सा, हार्डली 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अजय जी, वो घमंड और वो सारी वो जो कहावत आपने बोली वो रवि किशन जी और भोजपुरी स्टार्स के मुंह से अच्छी लगती है, यहाँ मत बोलिए। ठीक है, एक छोटा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बैठे लो। बिहार पर बात हो रही है, जहां पर आज चुनावी शंखनाद हो गया है। तारीखों का ऐलान हो गया है। नवंबर में चुनाव 2 चरणों में, 14 को आएगा नतीजा। और अब हम भी बातचीत कर रहे हैं खुलकर कि भाई क्या किसकी तैयारी है और क्या तस्वीर निकलकर आ रही है। ब्रेक से पहले काफी सारी बातें हुई, तो नवल जी काफी आरोप लगा दिए अजय जी ने आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के, और नीतीश जी पे डायरेक्ट हमला भी, और एक और वो जो शराबबंदी जो कि आपकी फ्लैगशिप योजना थी उस पर भी बीच बीच में देखिए सवाल तो उठे हैं कि शराब माफिया एक्टिव है, शराबबंदी नाम की है, होता कुछ नहीं है, बीच में डेथ्स भी हुई कुछ। क्या जवाब रहेंगे सर इनके? बिल्कुल उतना ही धैर्यपूर्वक हमें भी सुनिएगा और उतना ही समय हमको भी दीजिएगा। विपिन बाबू, आपसे निवेदन है। चलिए, तो राहुल गांधी जब से कांग्रेस पार्टी के केंद्र में आए हैं तब से उक्का बुक्का सारे कांग्रेस पार्टी के नेता उक्का बुक्का खेलने की कला में पारंगत हो गए हैं। आप लोग ये बोल रहे हैं उक्का बुक्का, हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं समझ इसका मतलब क्या है ये उक्का बुक्का और वो आगे की जो भी लाइन है। मैं समझा दे रहा हूं। मैंने क्या बताया कि राहुल गांधी जी जब से कांग्रेस के केंद्र में आए हैं, सेंटर में आए हैं, तब से कांग्रेस वाले उक्का बुक्का खेलने में ज्यादा पारंगत हो गए हैं। चलिए, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। अरे नहीं नवल जी देखिए, ये लोकल लैंग्वेज में होगा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारे लोग ये डिबेट इंडिया में सुन रहे हैं, वो मतलब जानना चाह रहे हैं कि भोजपुरी भाषा या जो भी है उसमें मतलब क्या है इसका। एक ग्रामीण खेल है जो खेला जाता है। अच्छा, ओके। राहुल गांधी जी के संदर्भ में मैंने बोला तो ये बढ़िया से समझ गए होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आप इसकी चिंता न करें। चलिए, इन्होंने बताया कि चीनी मिलें बंद हुई। बस एक लाइन में सबका जवाब दे रहा हूं। चीनी मिलें बंद हुई, देखिए कब चीनी मिल बंद हुई उपाध्याय साहब? समस्तीपुर की चीनी मिल कब बंद हुई थी? 1985 में। चलिए आगे बढ़िए। चनपटिया चीनी मिल कब बंद हुई? 1994 में। मोतिहारी चीनी मिल कब बंद हुई? 1994 में। मधुबनी की लोहट मिल कब बंद हुई? 1996 में। मुजफ्फरपुर का मोतीपुर चीनी मिल कब बंद हुआ? 1997 में। तो धिक्कार है आपके शासन प्रणाली को कि जो बिहार एक जमाने में महाराष्ट्र से भी बड़ा चीनी उत्पादक था, 15 चीनी मिलें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में बंद हुई थी, और पूरा डेटा और आंकड़ा मेरे पास मौजूद है। चलिए आगे बढ़िए। इन्होंने बताया सम्राट चौधरी जैसे लोगों का उदाहरण देकर कि परिवारवाद, श्रीमान, परिवारवाद वो नहीं होता है। परिवारवाद का मतलब होता है कि किसी पार्टी के शीर्ष पद का हस्तांतरण यदि उसके वंश में होता है तो ये परिवारवाद है। जैसे गांधी का पुत्र गांधी होगा, सत्ता जाएगी लालू जी के हाथ से तेजस्वी जी के हाथ में, तब तो वैसे भारत की सारी पार्टियों में किसी बाप का, किसी पिता का पुत्र एमएलए मिल जाएगा, किसी का पुत्र किसी पद पर मिल जाएगा। वो परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। अपने परिवारवाद को ढकने के लिए परिवारवाद की परिभाषा को विकृत मत कीजिए जनाब। तीसरी बात, आपने बात की कि बिहार पर कर्ज बढ़ गया है। आपसे सुनिए ना, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा।
अजय बाबू आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। आपने बोला कि बिहार पर कर्ज बढ़ा दिया। चिराग पासवान अर्थशास्त्र सुनिए ना, सुनिए, अर्थशास्त्र की सामान्य समझ है ना आपको? किसी भी राज्य में FRBM एक्ट कहता है कि GSDP के कुल अनुपात में 40% कर्ज होना चाहिए। सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेट कितना होना चाहिए? याद कीजिए और सीखिए। FRBM एक्ट के तहत कुल GSDP का 40%। लालू जी के जमाना में कितना था? 53%। नीतीश कुमार जी के जमाना में कितना है? 30.5%। और चले हैं अर्थशास्त्र की शिक्षा देने। अगली बात करप्शन की बात। आज तक नीतीश कुमार के दामन पर किसी ने भ्रष्टाचार का दाग लगाया? राहुल गांधी जी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं। तेजस्वी यादव चार्जशीट थे IRCTC घोटाले में। 420 के आरोपी हैं तेजस्वी यादव। और मैं सुनाता हूं इनके भ्रष्टाचार की कथा। इन्हीं के मुख्यमंत्री थे बिहार में जगन्नाथ मिश्रा। जगन्नाथ मिश्रा के बारे में कहावत प्रचलित था कि मिश्रा जी को जब तक सुबह में 5 लाख नहीं आता है, मिश्रा जी ब्रश नहीं करते हैं। और मिश्रा जी पर आरोप लगा था कि पटना में गांधी मैदान को बेचने के लिए बात कर लिए थे और पटना रेलवे स्टेशन को बंधक रखने के लिए बात कर लिए थे। और ये पलायन पर बोल रहे थे। जरा पूछिए विपिन बाबू कि बिहार में माल भाड़ा समानीकरण आपने क्यों लागू किया? 50 लाख करोड़ चूसा इन लोगों ने बिहार को, कांग्रेस के नेताओं ने। और माल भाड़ा समानीकरण की नीति ने बिहार की आर्थिक संभावनाओं का गला घोट दिया और बची खुची कसर लालू यादव जी ने अपने घोटाले से पूरी कर दी। तो कांग्रेस और लालू यादव दोनों ने मिलकर बिहार को आम के गुठली की तरह चूसा और चूस के फेंक दिया। और अभी ये चले हैं बिहार के विकास के हिमायती बनने। ठीक है पॉइंट है। मैं और बता नहीं, अभी इनके आरोप खत्म नहीं हुए और मेरा जवाब भी खत्म नहीं हुआ। जल्दी कर लीजिए, हाँ, क्योंकि अब फिर समय नहीं बचेगा। जी मेरा जवाब भी खत्म नहीं हुआ है। ग्रोथ रेट 2003 में -1 पॉइंट। अभी ग्रोथ रेट कितना? 14.47%। और मैं आपको 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है। 100% ग्रामीण बसावटों में सड़क पाने का लक्ष्य है। बिहार के गांव, बिहार में शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, जाइए देखिए। कांग्रेस के जमाने के सरकारी विद्यालय को देखिए और नीतीश कुमार जी के जमाने के सरकारी विद्यालय को देखिए। अरे नहीं दिख रहा है विकास तो कोस क्यों रहे हैं? रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए और अच्छाइयों के लिए पीठ ठोकना भी सीखिए। आपकी रचनात्मक आलोचना का सदैव स्वागत है, लेकिन अपने आंख का चश्मे का पावर। जी ठीक है, आप क्विकली सज्जन जी अब जो बात हो रही थी, राइट टू रिप्लाई 10 सेकंड दे दीजिए। जी मैं आऊंगा आपके पास भी आ जाऊंगा सज्जन जी, क्योंकि मैं फिर उनके पास जा ही नहीं पाऊंगा। सज्जन जी मुझे बताइए कि जो अभी बात हो रही थी, भीड़ भी बहुत जुटी, राहुल गांधी ने SIR का मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो मैं सवाल मैंने उनसे भी पूछा क्या, और आपने भी जो उठाया था, क्या उसका रोल कुछ दिखेगा बिहार चुनाव के अंदर? उसके आधार पर वोट पड़ेंगे? विभिन्न बात तो ये कि भीड़ कितनी जुटी, ये चुनाव में सफलता का पैमाना नहीं है, क्योंकि जहां पे राजद और विपक्ष की तमाम पार्टियां, कांग्रेस भिड़ जाए, भीड़ तो अब जुटा ही लेंगे। भीड़ तो बहुत सारे प्रशांत किशोर की रैलियों में भी जुटी है और बहुत कुछ ऐसे भी हैं जो कि बाहर से इंटरवेंशन करते हैं, वो भी जुटा लेते हैं। सवाल ये है कि क्या SIR का मुद्दा वोट के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है? अब यहां देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो हरियाणा में और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, इन सब में आप देखेंगे कि स्थानीय मुद्दों पे चुनाव जीता गया है। राष्ट्रीय मुद्दे, जो पहले का जो स्ट्रेटजी होता था कि आप असेंबली इलेक्शन को भी एक नेशनल इश्यूज पे लड़ते थे, वो बीजेपी वो करती थी, लेकिन बीजेपी के स्ट्रेटजी में चेंज देखिए और उसमें सफलता भी मिल रही है। हरियाणा का मुद्दा आप कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, आप दलितों के अधिकार के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, वहां बीजेपी जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे पे कैंपेन, मतलब जीत को लगभग खींच के ले गई। उसी तरीके से महाराष्ट्र में आप देखिए, वो लाडकी बहन का है, उसी तरीके से तमाम जो लोकल स्थानीय समीकरण है उनको साधने का है, मराठा बनाम जो तमाम पिछड़े हैं उनको साधने का है। अब ऐसी स्थिति में बिहार जैसे राज्य में आप SIR का मुद्दा उठाइए, लेकिन उसके साथ प्रधानता जो है यहाँ की स्थानीय मुद्दों को देनी चाहिए। अब हुआ क्या है कि 1.5 महीने तेजस्वी ने, और मुझे ये तेजस्वी यादव के लिए अफसोस होता है, 1.5 महीने में उन्होंने एक नेशनल नैरेटिव, जो केवल बिहार का नैरेटिव नहीं है लेकिन बिहार का मुख्य नैरेटिव, आप ग्राउंड पे घूम जाए आपको दिखेगा कि जब तक आप SIR के बारे में लोगों से पूछे नहीं तब तक इसके बारे में जिक्र नहीं होता है। और उस पीरियड में नीतीश कुमार की सरकार ने क्या किया है? वृद्धा पेंशन 400 से 1100 हो गया, 1 करोड़ जीविका दीदी वाली स्कीम को मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए अकाउंट में चले गए, तो वेलफेयर स्कीम गया। तो ऐसी स्थिति में
जब नैरेटिव स्थानीय मुद्दों पे घेरने की तैयारी होनी चाहिए थी, आपने एक ऐसे मुद्दे का जिसका थोड़ा बहुत जो ऑलरेडी एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए है उनको तो लगा होगा कि चलो बहुत अच्छा है, तो डिस्कोर्स बनाम स्कीम की जो कवायद थी उसमें मुझे लगता है कि पहले ही आप देखिए कि नीतीश कुमार ने 2020 में उन्हें चिराग पासवान से जो डैमेज हुआ था उसकी पूर्ति एनडीए में हो चुकी है, लेकिन जो महिलाओं में, अति पिछड़ों में, महादलितों में जो थोड़ा बहुत आकर्षण एंटी इनकम्बेंसी के कारण तेजस्वी में था, तेजस्वी उस मोमेंटम को इस बार बिल्ड करने में ही फेल रहे क्योंकि वो पैसेंजर सीट पे बैठे हुए थे, पायलट सीट पे कांग्रेस और राहुल गांधी। ठीक है, ठीक है। मुझे लगता है कि एक सुनहरा मौका खो गया। जी प्रेम जी, क्विकली, क्योंकि सज्जन भी लेके आए, मेरे मन में भी सवाल वही था कि इतना लंबा शासनकाल, एंटी इनकम्बेंसी फिर आ ही जाती है क्योंकि जनता को फिर कमियां दिखना शुरू होती हैं और बहुत सारी चीजें, क्या वो फैक्टर नलीफाई हो जाएगा? जैसे अभी सज्जन ने कहा कि मौका था लेकिन गया। म्यूट पर है सर। देखिए, मौका अब भी है, और जब मुद्दे की बात करते हैं, एसआईआर बोलने से जनता जरूर नहीं समझती है, लेकिन वोट चोरी बोलने से जनता समझती है। और जैसे अब मदर ऑफ इलेक्शन आप बिहार को बोल रहे थे, वैसे हम इश्यूज में मदर ऑफ इश्यूज बोल रहे हैं वोट चोरी को। ये सिर्फ एक इशू नहीं है, ये मदर ऑफ इश्यूज है कि अगर वोट चोरी से सरकार बनेगी तो फिर वो सरकार जनता के प्रति कैसे जिम्मेदार हो सकती है। तो ये ऐसा नहीं है कि जनता को समझ में नहीं आ रहा है, बोलने का, रिएक्ट करने का तरीका है। कई लोग जो बीजेपी के समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं, वो भी कहते हैं भाई जीतेंगे तो हम ही, भाई जीत के तो हम ही आएंगे चाहे जैसे भी आए। बहुत सारे न्यूट्रल लोग हैं, बोलते हैं यार कुछ कर लो भाई, बीजेपी तो कैसे भी जीत का जुगाड़ कर ही लेगी। लेकिन इन सारी प्रतिक्रियाओं में वो बात ध्वनित होती है कि वोट चोरी है, इसलिए वोट चोरी बोल करके मुद्दा ना हो, लेकिन वोट चोरी साइलेंटली सबके दिमाग में ये मुद्दा है। जी विपिन जी, तो वोट मिलेगा इस पर? डेफिनेटली। देखिए, ये डिफाइन नहीं कर सकते आप, ये साइलेंटली सब लोग, इवन बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग, न्यूट्रल लोग, सब लोग मान रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही है या हम जीतेंगे ही। तो ये साइलेंटली जब वर्क कर रहा है तो जनता में भी ये साइलेंटली वर्क करेगा। कितना है इसका पैमाना हम आज मापने की स्थिति में नहीं है, ये बात सच है। जी चलिए ठीक है, क्योंकि अब शुरुआत तो हो गई है, शंखनाद भी हो गया है, सभी लोगों ने अपने अपने मुद्दे भी रख दिए। कांग्रेस ने अपनी बात की, आरजेडी आई नहीं, अलग बात है, बीजेपी ने रखी और नवल साहब ने भी अभी रखा। अब सर सब समय समाप्त हो गया, आप सब लोगों ने आज बात तो कर ही ली और आज तो पहला शो है। अब चुनाव तक रोज ही लगभग बिहार पे शो होता ही रहेगा, लेकिन मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, हाँ बिल्कुल बात तो लग रही है। देखना पड़ेगा कौन सा मुद्दा, कौन सा समीकरण, प्रशांत किशोर की भूमिका, ये तमाम चीजें, और अभी तो शीट शेयरिंग, आपके घोषणा पत्र, ये सब आते हुए दिखाई देंगे और उसके बाद ये बैटल और इंटेंस होता हुआ दिखाई देगा। आज शुरुआत थी, लेकिन आप सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बातचीत रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी कि आपने सुना। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बिहार का ये बैटल यहाँ पर आपको रोज देखने को मिलेगा, इंतजार में रहिएगा। नमस्कार।